हेलो दोस्तों। आज हमारे साथ है डॉक्टर जगदीप छोकर जी, जो कि एडीआर, जिसको हम लोग पॉपुलरली एडीआर के नाम से जानते हैं, लेकिन फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और उनके फाउंडिंग मेंबर है और तब से ही आज भी जुड़े हुए हैं। और इन्होंने इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स में एडीआर एज ए मेंबर ऑफ एडीआर और इंडिविजुअली भी बहुत अच्छा खासा काम करते रहे। जैसे क्रिमिनल बैकग्राउंड डिस्क्लोजर के ऊपर इनका बहुत बड़ा काम हुआ है, और भी बहुत सारे काम किए, लेकिन उसमें हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। हम सीधे आज के मुद्दे पे आते हैं। और आज का मुद्दा यह है कि भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है और कैसे उसको गलत तरीके से एब्यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। तो सर, मैं आपसे सीधा पहला सवाल पे आता हूं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड एक्चुअली है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो पहली दफा बजट की स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में दी 1 फरवरी 2017 को। उसमें उन्होंने अपनी बजट स्पीच में ये कहा कि उसमें 2 पैराग्राफ थे जिनका टाइटल था ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल फंडिंग। उसमें उन्होंने पहले पैराग्राफ में तो ये कहा कि देखिए, इलेक्शन और पॉलिटिकल फंडिंग हमेशा से, जब से हमारा देश रिपब्लिक के तौर पे शुरू हुआ है, वो बहुत ही अजीब तरीके से होती आई है। उसमें ब्लैक मनी बहुत आती है और किसी को उसके बारे में पता नहीं है। और ये सब इसकी वजह से पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रोसेस में बड़ी दिक्कत होती है। और 70 साल से हम कुछ नहीं कर सके हैं, और अब हम कुछ करने वाले हैं इस बजट में। ये पैराग्राफ सुन के बड़ा अच्छा लगा था कि भाई कुछ होने वाला है। दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि हम एक नया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही खरीदा जा सकेगा, और कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी इसको खरीद के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकेगी, और उसमें किसी का नाम पता नहीं लगेगा। लेकिन ये क्योंकि बैंक के जरिए आएगा, तो ये और सिर्फ वाइट का पैसा होगा और कोई पैसा इसमें हो नहीं सकता। इसकी वजह से इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, और इसके बारे में स्कीम जल्दी ही अनाउंस होगी। उसी दिन दोपहर में, आफ्टरनून में, उन्होंने एक मीडिया इंटरेक्शन किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि दीज बॉन्ड्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ बेयरर बॉन्ड्स, द आइडेंटिटी ऑफ द डोनर विल बी अनोनिमस। अगले दिन सुबह जब ये खबर अखबार में छपी कि दे विल बी लाइक बेयरर बॉन्ड्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ द डोनर विल बी अनोनिमस, इससे बहुत बड़ा थोड़ा झटका ये लगा कि अगर देने वाले का की आइडेंटिटी का पता ही नहीं लगेगा, तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आएगी। तो इसको अंग्रेजी में ये कहा जाता है कि अनोनिमिटी और ट्रांसपेरेंसी एक दूसरे के उल्टा शब्द हैं। इनका मतलब एक ही नहीं है। एक का मतलब है कि सब कुछ पता लगेगा, और दूसरे का मतलब है कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो ये बड़ी अजीब बात थी, जिससे बहुत ये अचंभा हुआ कि ये ऐसा कैसे होगा। पहली बात ये हुई। फिर उसके कुछ दिन बाद जब बजट के पूरे डॉक्यूमेंट सामने आए, तो उसमें ये पता लगा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, इसमें 4 कानूनों को संशोधित किया जाएगा। उसमें एक कानून था इनकम टैक्स एक्ट। उसमें सेक्शन 13 के अंतर्गत, 13A के अंतर्गत, राजनीतिक दलों को जो इनकम होती है वो टैक्स से छूट उसको मिली होती है 100%। उसमें ये कहा गया कि इन बॉन्ड्स में से जो इनकम होगी उसको उनको डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बात। दूसरे, कंपनी लॉ को अमेंड किया गया। कंपनी लॉ में एक प्रावधान था कि कोई भी कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन या चंदा देती है, तो वो पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 5.5% तक ही दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। तो ये 5.5% की लिमिट हटा दी गई, बिल्कुल ही हटा दी गई। और दूसरा एक प्रावधान ये था कि अगर कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देती है, तो उनको पॉलिटिकल पार्टी का नाम और चंदा की राशि, अमाउंट बताना पड़ेगा। ये प्रावधान भी खत्म कर दिया गया। तो इन दोनों को अगर मिला के देखें तो ये पता लगता है कि कोई भी कंपनी अपने मुनाफे का 100% का पूरा दे सकती है, और अगर मुनाफा नहीं भी है तो भी दे सकती है। और
तीसरा ये संशोधित हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो एक्ट है उसको बदला गया, और उसमें क्योंकि ये लिखा हुआ है कि करेंसी या करेंसी जैसे इंस्ट्रूमेंट इशू करने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक को है, वो अधिकार अब स्टेट बैंक को भी दे दिया गया। चौथा संशोधन हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, उसमें सेक्शन 29C के अंतर्गत जिस पार्टी को जो चंदा मिलता है उसमें अगर 20,000 से ज्यादा चंदा कोई एक व्यक्ति दे तो उसकी लिस्ट उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन को देनी होती। तो उसमें ये संशोधन हुआ कि जो वो 20,000 रुपए वाला प्रावधान है, इलेक्टोरल बॉन्ड उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। तो इन सब को मिला के ये हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड का ये मतलब है कि कोई भी आदमी या कोई कंपनी स्टेट बैंक से कोई बॉन्ड खरीद सकती है और किसी भी कंपनी को दे सकती है, और किसी को ये पता नहीं लगेगा कि किसने दिया है। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात थी जो वो बजट के कागजों के बाद पता लगी। और पांचवी बात जो कि बहुत ही खतरनाक लगी उसमें ये हुआ कि FCRA कानून है, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत राजनीतिक दलों को विदेशी सूत्रों से, फॉरेन सोर्सेज से पैसा लेना मना है। इसमें एक पुराना केस चल रहा था, दिल्ली हाई कोर्ट से फैसला हुआ था कि दो पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने विदेशी सूत्रों से पैसा लिया है और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उससे बचने के लिए FCRA कानून में संशोधन किया गया। उस कानून में जो 2020 में खत्म हो गया था, ताकि फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन बदल दी गई और ये कहा गया कि कोई अगर फॉरेन कंपनी अपनी एक ब्रांच या सब्सिडरी इंडिया में रजिस्टर करवा देती है, तो वो जो इंडिया में रजिस्टर हुई हुई कंपनी है वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती है और दे सकती है, और उसको ये बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि वो कौन है, कहाँ से पैसा आया। इसका ये मतलब हुआ कि विदेशी स्रोतों से चंदा भारत में आके राजनीतिक दलों को दिया जा सकता है। ये तो 5 कानून बदले गए। इसके साथ साथ फिर ये समझ में आया कि एक स्कीम में ये भी था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो खरीदने वाले के KYC पर्टिकुलर, यानी कि नो योर कस्टमर के पर्टिकुलर नोट करेगी, ताकि कौन है वो, उसका पैन नंबर क्या है वगैरह वगैरह। लेकिन ये सूचना वो किसी को नहीं बताएगी जब तक कोई कोर्ट का आदेश नहीं हो। तो ये कहा तो गया इसलिए था कि इससे किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन फिर ये धीरे धीरे समझ में आया कि ये किसी को पता लगे ना लगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि भारत सरकार का बैंक है, वो भारत सरकार को तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताने से मना नहीं कर सकता, और भारत सरकार को पता लगेगा, जो पार्टी सत्ता में भारत सरकार में है उसको पता लगेगा। तो सत्तारूढ़ पार्टी को तो सब कुछ पता है और किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो इसका ये अंदेशा था कि ये होगा कि दूसरे पार्टियों को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्तारूढ़ दल उनको कहेगी बॉन्ड खरीदने वालों को कि या तो हमें दो या फिर हम तुम्हें देख लेंगे। तो ये सब खतरे पहले इसके बाद ही पता लग गए थे। फिर धीरे धीरे 2018 की 2 फरवरी को इसकी नोटिफिकेशन हुई। जब नोटिफिकेशन हुई तो और बहुत सी बातें ऐसी पता लगी, और उसके बाद फिर लोगों ने RTI एप्लीकेशन डाली। उससे ये पता लगा कि जब स्कीम बनाई जा रही थी उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके बारे में कहा था कि ये बहुत खतरनाक है, इसकी वजह से लोग शेल कंपनी बना लेंगे और उनके थ्रू विदेशी चंदा पार्टियों में आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना किया था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, उनकी ऑब्जेक्शंस भी अनदेखी की गई और उनकी ऑब्जेक्शन होते हुए इन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। और फिर जब पहले साल का डेटा आया सामने, तो ये पता लगा कि 95% पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पार्टी पावर में है सेंटर में उसको मिला है, और बाकी सारी पार्टियों को सिर्फ 5% मिला है। तो वो जो शक पहले था कि ये it has the potential to choke the funding of all opposition parties, regardless of who the party in power is, वो आशंका बिल्कुल सही थी और वो अभी तक चल रहा है।
अभी भी 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टियों को मिला है, और उसमें से करीब 70-75% रूलिंग पार्टी को मिला है, बाकियों को सबको मिला के 20-25% मिला है। तो ये सब दिक्कतें इलेक्टोरल बॉन्ड की हैं। आगे और बहुत कुछ बताने को है, लेकिन मैं अभी यही रोकता हूँ, आपके सवाल जैसा होगा वैसे बताऊँ। अच्छा, तो सर मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को, ताकि उनको समझ में आ सके। मान लो कि कोई एक रूलिंग पार्टी चाहती है किसी को परेशान करना, या किसी बड़े उद्योगपति की फाइल क्लियर करना चाहती है, और वो उससे पैसा भी बनाना चाहती है, तो वो उनको बोलेंगे कि भाई एक काम करो, ये बॉन्ड खरीद के पार्टी को दे आओ। और जब 2,000 करोड़ के 1,000 करोड़ के बॉन्ड पार्टी को मिल जाते हैं, तब इनकी फाइल निकल जाती है। ये एक सिंपल हो गया। दूसरा, ये मुझे तो ये लगता है कि ब्लैक मनी को, पार्टी एक्सपेंडिचर को व्हाइट में कन्वर्ट करने का रास्ता भी है। आप एक डमी कंपनी एस्टेब्लिश करो, उसके अंदर कैश के जरिए बिजनेस रेवेन्यू दिखाओ, वो रेवेन्यू को प्रॉफिट में बुक करो, और प्रॉफिट का 100% चंदा, मान लो कि आप किसी पोलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हो थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड के रास्ते, तो आपको कोई इनकम टैक्स तो पे नहीं करना पड़ता है, और वो पूरा का पूरा केस का जो रेवेन्यू था वो व्हाइट में हो गया, और व्हाइट का पूरा फंडिंग पार्टी को पहुंच गया। अब वो पॉलिटिकल पार्टी उससे फॉर्च्यूनर खरीद सकती है उनके नेताओं के लिए, वो पॉलिटिकल पार्टी उनके नेताओं के लिए भवन बना सकती है, और वो सारा खर्चा जिसके लिए पूरा व्हाइट फंडिंग लगता है, जैसे कि फ्लाइट बुकिंग करना है, एरोप्लेन बुक, पूरे चार्टर प्लेन बुक करने हैं, जिसके लिए पूरा व्हाइट में पेमेंट करना पड़ता है, उसके लिए कोई कैश पेमेंट के प्रावधान नहीं है। तो वो सारा खर्चा भी पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, वो 5.5% की जो मर्यादा थी, वो भी इन्होंने अभी हटा दी। उसका मतलब, जैसे सर ने कहा 100%, तो आप 100% प्रॉफिट बुक करो, 100% पार्टी को दे दो, और इनकम टैक्स भी आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा, और ये सारा काम ब्लैक का व्हाइट करने का भी हो सकता है। ये आसानी से समझ में आता है। ये एक हो गया। सर, इसमें और एक चीज थी, जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा इतना बड़ा मिल रहा है, तो इसमें और एक चीज हमारे व्यूअर्स को, नॉर्मली हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक को नहीं मालूम होती। उनको सबको लगता है कि भाई देर इज अ लिमिट, एक मर्यादा है खर्चे के ऊपर, राइट? तो मैं उसके ऊपर आना चाहता हूँ, क्यों ये इतना इतना डेंजरस लग रहा है हमको? क्या सर कोई एक ऐसी कोई मर्यादा है पॉलिटिकल पार्टी को खर्चे के लिए, कि आप ये इलेक्शन के अंदर आप इतना ही खर्चा कर सकते हो? जैसे हमने देखा है कि कैंडिडेट्स को होती है, आप स्टेट असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट करते हो तो एक मर्यादा होती है, आप लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट करते हो तो एक मर्यादा होती है। वैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी को कोई मर्यादा है, लिमिट है कोई खर्चे की? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो कैंडिडेट के लिए लिमिट है लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन की, वो लिमिट का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट अपने जो उनके इलेक्शन के खर्चे का एफिडेविट उनको देना पड़ता है, उसमें तो बताते हैं कि हमने लिमिट से आधा खर्च किया है। और वैसे देखें आप, अगर किसी को कैंपेन करते हुए इलेक्शन में, तो लिमिट से पता नहीं 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना पैसा खर्च होता है। उसकी वजह एक तो ये है कि इलेक्शन में जो काम किए जाते हैं वो बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनको करना गैर कानूनी होता है। वो खर्चा तो फिर ना तो वो ठीक से कर सकते हैं खुलेआम, ना उसको दिखा सकते हैं। तो जो उम्मीदवारों पे लिमिट है इलेक्शन के खर्चे की, उसका भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो सवाल आपने किया कि कैंडिडेट के खर्चे पे लिमिट तो है, चाहे नाम के वास्ते ही हो। पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो खर्चे की कोई लिमिट या कोई मर्यादा है ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टी जितना मर्जी खर्चा करे, और उनके लिए सिर्फ कानून यह है कि खर्चा जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो उनको एक खर्चे का हिसाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है। क्योंकि उस खर्चे की कोई लिमिट नहीं है, तो वो हिसाब देने का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये खाली में कागजी कार्रवाई होती है। इसके लिए मैं तो ये कहता हूँ कि इस खाली कागजी कार्रवाई को भी बंद करो, ताकि इस पे जो खर्चा होता है वो भी बंद हो जाए, क्योंकि इससे फायदा तो कोई है नहीं। और पॉलिटिकल पार्टियां जो खर्चा करती हैं, वो दो तरह का खर्चा होता है। एक तो इलेक्शन में होता है, दूसरा खर्चा होता है कि पार्टियां जब इलेक्शन तो वो चलता है 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, बाकी जो पूरा साल होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टी का जो खर्चा चलता है, बड़े बड़े दफ्तर हैं, बहुत से उनके कार्यकर्ता हैं, और बहुत से उनके वॉलंटियर हैं जो इधर से उधर घूमते हैं, वो पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं,
अखबार में आप देखिए पूरे पूरे पन्ने की एडवर्टाइजमेंट आती है रोज। मैं तो कम से कम दिल्ली में देखता हूँ कि हर अखबार में 4-5 पन्ना, पूरा पन्ना स्टार से भरा होता है पॉलिटिकल पार्टी का। अब झारखंड की एडवर्टाइजमेंट भी दिल्ली में आती है, तिरुचिरापल्ली से एडवर्टाइजमेंट भी दिल्ली में आती है, वो असम से भी एडवर्टाइजमेंट दिल्ली में आती है। और एक एक दो दो पन्ने। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट की तो बात छोड़ ही दीजिए, उनकी तो खैर आती ही आती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी आती है। तो ये दोनों गवर्नमेंट तो कम से कम दिल्ली शहर में तो है, ये दुनिया भर की, राजस्थान की आती हैं। ये हर साल भर चलता रहता है ये सिलसिला, और उसमें जो खर्चा होता है वो भी पॉलिटिकल पार्टियों का ही खर्चा है। और उसमें भी ये सारा इलेक्टोरल बॉन्ड, और इसके साथ अच्छा एक बात और है, जो पॉलिटिकल पार्टियां अपना इनकम दिखाती हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, वो तो मेरे ख्याल में जो उनकी असली इनकम होती है उसका करीब 10-15-20% ही होता हो, क्योंकि वो तो दिखा रहे हैं, हालांकि टैक्स उस पर भी नहीं देना पड़ता, लेकिन उसमें भी 80% का तो ये पता नहीं होता कहाँ से आया है। और उसके अलावा भी इनके पास पैसा बहुत आता है और बहुत खर्च होता है। आता तो होगा ही, क्योंकि खर्च होता तो दिखता है। तो राजनीतिक दलों का खर्चा बेइंतहा है, और उसमें से बहुत बड़ी परसेंटेज अनअकाउंटेड पैसा है, और उसी की वजह से देश में जितनी ब्लैक मनी का कारोबार होता है, उसके जो बनाने का सबसे बड़ा जरिया या सोर्स है वो पॉलिटिकल पार्टी है। इसमें कोई शक नहीं है। पॉलिटिकल, आपका सवाल था पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्शन के खर्चे की कोई लिमिट है कि नहीं, उसका जवाब है नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने और भी बातें उनके बारे में बताई, और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का हिस्सा बहुत बड़ा हो गया है और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये तो किसी को पता ही नहीं है कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। राइट सर, इसमें और एक सवाल है, क्यों ये मसले वाली बात है? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो ईमानदार उम्मीदवार होगा वो ज्यादा पैसा खर्चे करने के लिए तैयार नहीं होगा। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी खर्चा कर रही है तो आप हमको ये बताएं कि इलेक्शन के जो खर्चे होते हैं वो खर्चों का और जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनके बैकग्राउंड का, उनकी जो मोरल ग्राउंड जो होते हैं उनके कुछ लेवल में कोई कनेक्शन है क्या? क्योंकि हमारे लिए वो ज्यादा मायने रखता है। खर्चा तो खैर ठीक है हो रहा है, मान लो कि उस तरीके से ऐसा तो नहीं हो रहा कि गलत उम्मीदवार आ रहे हैं इलेक्शंस के अंदर। देखिए, इसके बारे में तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमारे पुराने प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हर, अंग्रेजी में है स्टेटमेंट कि एवरी पार्लियामेंटेरियन बिगिंस हिज पार्लियामेंट्री करियर विद अ लाई। ये हर संसद संसद का जो हर सांसद अपना संसदीय जीवन एक झूठ बोलने के साथ शुरू करता है, क्योंकि वो अपना खर्चा कम दिखाता है। तो जो व्यक्ति अपना खर्चा कम दिखा रहा है शपथ लेके, कि मैं ये शपथ लेके कहता हूं कि मेरा इतना खर्चा हुआ, जबकि खर्चा उसका ज्यादा हुआ, तो उस आदमी से ये उम्मीद करना कि बाकी सब चीजों में वो बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे, ये तो ये तो हो ही नहीं सकता। और हम देख रहे हैं कि 2004 में 24% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे थे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे थे, और वो बढ़ते बढ़ते 2004 से 2009, 2009 से 2014, 2014 से 2019 में 24% से वो आंकड़ा 43% हो गया है। तो अगर ये देखा जाए कि इन लोगों के संसद के सदस्यों के खिलाफ 43% के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, जो उन्होंने अपने आप शपथ लेके बताया है, कि किसी और ने नहीं बताया, उन्होंने खुद ही बताया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा एक आदेश है कि उनको बताना चाहिए। तो अगर 43% लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, तो वो लोग अच्छे हैं कि खराब हैं, ये तो आप ही अंदाजा लगा लीजिए, इसमें मुझे क्या कहने की जरूरत। राइट राइट। तो मतलब ये सारा कनेक्टेड है, इलेक्शन के खर्चे हो गए या उनके आपराधिक देखिए, बात हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड की,
इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे खतरनाक बातें जो हैं वो मैं एक दो आपको बता दूं। एक तो ये है कि इससे विदेशी पैसा बिना किसी हिसाब के और चेक के राजनीतिक दलों के पास आ सकता है। और क्योंकि आ सकता है, क्योंकि इसके बारे में सूचना नहीं है, वो सूचना देना मनाही है स्कीम के अंतर्गत, तो हो सकता है आ भी रहा हो। तो सबसे बड़ा खतरा तो ये है, उससे देश की इंटेग्रिटी और अखंडता और सिक्योरिटी, सुरक्षा, देश की अखंडता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर विदेशी चंदा आ रहा है राजनीतिक दलों के पास, तो राजनीतिक दलों के कामकाज में उसका असर जरूर दिखेगा। जो पैसा देता है, कोई भी बिजनेसमैन वो मुफ्त में पैसा नहीं देता है और खैरात नहीं देता है। वो इसलिए देता है कि उसे कुछ उससे रिटर्न चाहिए होती। तो जितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आता है, उसके एवज में कुछ बदलने में दिया जाता है। चाहे वो फाइल क्लियर करवानी हो, कोई प्रोजेक्ट लेना हो, कोई कानून बदलवाना हो जिससे कंपनी को फायदा हो, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्विड प्रो क्वो। तो क्विड प्रो क्वो इलेक्टोरल बॉन्ड के अंतर्गत बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है। और क्योंकि हो सकता है और कुछ पता नहीं है, इसलिए कहना पड़ेगा शायद हो भी रहा है। एक बात, ये भारत सरकार के जो फैसले हैं वो जनता के हित में लिए जा रहे हैं या देश के हित में लिए जा रहे हैं या चंदा देने वालों के हित में लिए जा रहे हैं, ये सवाल है। दूसरा ये है कि इससे ये आशंका पहले थी और अब तो बिल्कुल जाहिर है, इसके साबित हो गया आंकड़ों से कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो सत्तारूढ़ दल है, जो पार्टी पावर में है, सारा का सारा पैसा, और सारा नहीं तो कम से कम एक बहुत बड़ी मात्रा, 60-70-80% रूलिंग पार्टी के पास जाता है। इसका नुकसान ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, ऑपोजिशन पार्टियों के पास पैसा बिल्कुल खत्म हो जाएगा और रूलिंग पार्टी के पास पैसे की लिमिट नहीं होगी। तो फिर इलेक्शन में कहा जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, वो नहीं हो। तो ऑपोजिशन पार्टियों के पास पैसा नहीं होगा, इसलिए वो इलेक्शन जीत नहीं सकेंगी। तो फिर एक ही पार्टी जीतेगी और उसी का कार्यक्रम और उसी का कार्यकाल चलता रहे। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मेरे हिसाब से तो है। इसलिए डेमोक्रेसी से इस खतरे को रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रोकना बहुत जरूरी है। और उसकी एक वजह जो मैं बताना भूल ही गया, कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बजट में डाल के पास करवाया गया। बजट के लिए एक संविधान में कानून है कि उसको कहते हैं मनी बिल। मनी बिल वो होता है कि जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा जाता है या उससे निकाला जाता है, उसके बारे में कुछ प्रावधान होता है। तो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये है कि मनी बिल की लोकसभा में चर्चा होती है, लोकसभा में उसका संशोधन हो सकता है, लोकसभा उसको पास करती है, और हो भी सकता है लोकसभा उसको पास ना भी करे। अगर नहीं करती तो सरकार को दोबारा से नया बजट का बिल लाना पड़ता है। लेकिन मनी बिल राज्यसभा में जब जाता है तो राज्यसभा उस पर सिर्फ चर्चा ही कर सकती है और कुछ सुझाव दे सकती है, लेकिन मनी बिल को पास होने से राज्यसभा रोक नहीं सकती। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है, इसको मनी बिल में डाला गया। हालांकि इसका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई रिश्ता देना हिसाब ही नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक आदमी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, जाके वो पॉलिटिकल पार्टी को देता है, पॉलिटिकल पार्टी उसको अपने डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में जमा करती है और वो पैसा उसको आ जाता है स्टेट बैंक के थ्रू। तो इसमें भारत सरकार और कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया का तो दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो ये इसको मनी बिल में डालना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो क्योंकि इसको पास ही असंवैधानिक तरीके से किया गया है,
इसलिए इस स्कीम को तो एकदम शुरू से ही खारिज कर देना चाहिए। कहते हैं दिस शुड बी डिसकंटिन्यूड एब इनिशो। ये तो गैर कानूनी है, पूरी की पूरी स्कीम गैर कानूनी। एक बात ये, दो बातें, तीन चार बातें जो मैंने अभी बताई ये जरूरी है। अच्छा, उसके बाद जो इसमें सरकार ने अपने आप कानून बनाए थे उनका उल्लंघन किया है। स्कीम में लिखा हुआ था कि ये सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए इस्तेमाल। जब लोकसभा इलेक्शन हो गया वो 2019 का, उसके बाद कर्नाटका का इलेक्शन आया, तो ये पता लगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा कि एक विंडो और खोल दो कर्नाटका इलेक्शन के लिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिख के भेजा कि ये स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए नहीं है कानून के मुताबिक। उनको आदेश दिया गया कि चलो ये नहीं है तो कोई बात नहीं, एक एज ए स्पेशल केस खोल दो कर्नाटका के लिए। तो उन्होंने खोल दिया स्कीम के विरुद्ध। उसके बाद जितने स्टेट इलेक्शन हुए हैं सब में खोला गया है, जो कि कानून के खिलाफ है। और अभी जो 8 नवंबर या 6 नवंबर को जो एक संशोधन किया गया है कि जिस साल किसी स्टेट असेंबली का इलेक्शन होगा उस साल 15 दिन के लिए फिर से बिक्री होगी, तो ये तो स्कीम के ही खिलाफ है। और इसमें भी 2 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहा है, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, लेकिन फिर भी ये किया गया। और जब आरटीआई के अंतर्गत फाइलों की कॉपी निकाली गई तो उसमें ये लिखा मिला कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो नीचे दर्जे के अधिकारी हैं उन्होंने ये लिखा है, फाइल पे लिखा हुआ है कि ये पॉलिसी डिसीजन है और इलेक्शन 2 स्टेट में चल रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, इसके लिए हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो ऊपर दर्जे के अधिकारी हैं उन्होंने फाइल पे ये लिखा कि हाँ ठीक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, लेकिन हमने जो परमिशन 2021 में ली थी उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, इस बार इलेक्शन कमीशन से पूछने की कोई जरूरत नहीं। और इसकी अप्रूवल वित्त मंत्री ने खुद की हुई है, फाइल पे उनके दस्तखत हैं। और ये भी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खुला उल्लंघन हो रहा है, स्कीम में बदलाव आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार जो उसकी मर्जी है वो कर रही है, वो अपने बनाए हुए कानून का भी पालन नहीं कर रही है। तो ना सिर्फ ये स्कीम गैर कानूनी है, इस गैर कानूनी स्कीम का इस्तेमाल भी गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। ये तो एक बिल्कुल खुल्लम खुल्ला देश में क्या कहना चाहिए, वो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में वो रूल ऑफ लॉ का कहीं दूर तक नजर नहीं आता है। जो सरकार की मर्जी है, जो रूलिंग पार्टी की मर्जी है वो किया जाता है। और ये लोकतंत्र के लिए मेरे हिसाब से घातक। राइट सर, तो ये तो है ही सर। जैसे आपने बताया कि डेमोक्रेसी के लिए बैलेंस्ड होना चाहिए, ओपोजिशन को कोई सुप्रेशन नहीं होना चाहिए, ये भी है। फिर इनके जो इन्होंने जो अपने ही खुद के बनाए कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया और अलग अलग तरीके से उसमें गैर कानूनी तरीके से मॉडिफिकेशंस किए प्रोसेस के अंदर, ये भी है। और मैं इसको जब थोड़ा सा सिंपलर टर्म्स में समझता हूँ इलेक्ट्रल बॉन्ड को, तो गैर कानूनी खर्चों के लिए तो वैसे भी केस का सारा इधर उधर हो जाता है, इंतजाम हो जाता है, लेकिन कानूनी जो खर्च करने होते हैं उसके लिए बहुत सारा और कानूनी तरीके से पैसा फंड रेज करने का एक बहुत बड़ा तरीका है इलेक्ट्रल बॉन्ड, जाकि उसमें भी कोई डोनर का कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप चाहो वैसा पैसा खड़ा कर सकते हो, और चाहे वैसे पॉलिसी डिसीजन से लेकर कोई भी गवर्नमेंट के कुछ कानून के बदलाव है या प्रोजेक्ट पास करना है या अटकी हुई फाइल को आगे हटाना है, वो सारा तरीके का काम इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू सीक्रेटली हो सकता है। किसकी फाइल आगे गई और वो किसकी फाइल आगे लेके जाने के लिए कितना पैसा जमा हुआ, वो सारा इलेक्ट्रल बॉन्ड के तरीके से भी हो सकता है। तो सही में इसका एक और पहलू है, हम देखते हैं हर साल बजट में ये होता है कि सरकार ने कितने लाख करोड़ पैसा कंपनियों का माफ किया। हाँ, वो लोन माफ कर दिए गए। तो अभी कुछ दिन पहले ही किसी ने ये बताया कि जितने के लोन माफ किए जाते हैं उसका 1% इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू
सरकार को वापस दिया जाता है चंदे के तौर पे पार्टी। वो तो व्हाइट वाला। नहीं देखिए, ब्लैक को व्हाइट करने का एक ये तरीका बड़ा सिंपल कानूनी तरीका हो गया।